आदाब, नमस्कार। मैं हूं मोहम्मद उज़ैर और आप देख रहे हैं उज़ैर की आवाज़। आज की इस बेहद अहम अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट में हम बात करेंगे ईरान में हुए बड़े सैन्य फेरबदल की, मोहसिन रज़ाई की दोबारा ताकत और वापसी की, अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव की, स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को लेकर चल रही खींचतान की और उस नई रक्षा संधि की जिसने सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान को एक साथ ला खड़ा किया है। साथ ही आपको बताएंगे कि 40 दिन की जंग के बाद तेहरान को कितना नुकसान हुआ है और आखिर इस पूरी जंग ने अमेरिका और ईरान दोनों की सैन्य रणनीति को किस तरह बदल दिया है। सबसे पहले बात ईरान के सैन्य कमान में हुए उस बड़े फेरबदल की जिसने उस वक्त पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई ने सोमवार को ईरान के 6 बड़े सैन्य कमांडरों की नियुक्ति को औपचारिक मंजूरी दे दी है। इनमें अली अब्दुल्लाही को ईरान की सशस्त्र सेनाओं का प्रमुख बनाया गया है, जबकि पूर्व थलसेना कमांडर क्यूमर्स हैदरी को उनके उप प्रमुख नियुक्त किया गया है। इसके अलावा अहमद वाहिदी को इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स यानी ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स का प्रमुख बनाया गया है और उन्हें मेजर जनरल के पद पर तरक्की दी गई है। मुस्तबा इज़्दी को रेवोल्यूशनरी गार्ड्स का उप प्रमुख बनाया गया है। वहीं रियर एडमिरल अली आजमाई को रेवोल्यूशनरी गार्ड्स की नौसेना की कमान दी गई है और हुसैन ताइब को बसीज नाम की अर्धसैनिक ताकत का कमांडर नियुक्त किया गया है। अब यहाँ सबसे अहम बात यह है कि इनमें से कुछ अधिकारी पहले से ही इन पदों पर काम करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन उनके लिए सुप्रीम लीडर की तरफ से औपचारिक नियुक्ति का आदेश सामने नहीं आया था। अब इन आदेशों के जरिए इन पदों को आधिकारिक तौर पर तय कर लिया गया है। ये फेरबदल ऐसे वक्त में हुआ है जब ईरान पहले ही अमेरिकी और इजरायली हमलों से अपने कई वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों को खो चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 28 फरवरी को शुरू हुए जंग के शुरुआती हमलों में सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख अब्दुल रहीम मौसवी, रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर मोहम्मद पाकपुर और रक्षा मंत्री अजीज नासिर ज़ादेह मारे गए थे। इसके बाद ईरान के सैन्य कमान में कई अहम जगहों पर खालीपन पैदा हो गया था। अब अली अब्दुल्लाही की नियुक्ति को इसी खालीपन को भरने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। वह इससे पहले खातमुल नबिय्या केंद्रीय मुख्यालय के कमांडर थे। ये वही संयुक्त संचालन कमान है जो जंग के दौरान ईरान की सशस्त्र सेनाओं के बीच तालमेल का काम करती है। जंग के दौरान अब्दुल्लाही तेहरान के सबसे ज़्यादा दिखाई देने वाले सैन्य कमांडरों में शामिल रहे हैं। उन्होंने अमेरिका और इजराइल को कई बार चेतावनियां दी हैं और ईरान के मिसाइल कार्रवाइयों तथा स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को सैन्य दबाव के तौर पर इस्तेमाल करने वाली रणनीति में अहम भूमिका निभाई है। अब खामनेई ने सशस्त्र सेनाओं के जनरल स्टाफ और खातम अल नबिय्या केंद्रीय मुख्यालय को ज़्यादा करीब लाने की प्रक्रिया पूरी करने का भी आदेश दिया है। यानी ईरान की सबसे बड़ी सैन्य कमान को ज़्यादा एकजुट और संगठित बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इस पूरे फेरबदल में एक नाम सबसे ज़्यादा ध्यान खींच रहा है और वे नाम है हुसैन ताइब। ताइब कोई मामूली आदमी नहीं, वे लंबे वक्त तक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के खुफिया संस्था के प्रमुख रह चुके हैं और इससे पहले बसीज की कमान भी संभाल चुके हैं। साल 2022 में उन्हें खुफिया पद से हटा दिया गया था। उस वक्त ईरान के अंदर कई सुरक्षा सिंध और इजराइल से जुड़ी कार्रवाइयों को लेकर गंभीर सवाल उठे थे, लेकिन ताइब सत्ता के केंद्र से पूरी तरह दूर नहीं हुए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक वे मुश्तबा खामनेई के आसपास पुराने खुफिया और सुरक्षा नेटवर्क का हिस्सा माने जाते हैं और मौजूदा जंग के दौरान भी बड़े राजनीतिक और सुरक्षा फैसलों से जुड़े बैठकों में शामिल रहे। अब उनकी बसीज में वापसी को काफ़ी अहम माना जा रहा है। बसीज ईरान की एक बड़ी अर्धसैनिक ताकत है और घरेलू विरोध प्रदर्शनों को दबाने में इसकी अहम भूमिका रही है। ऐसे समय में जब ईरानी नेतृत्व को एक तरफ बाहरी हमलों का डर है और दूसरी तरफ देश के अंदर दोबारा अशांति का खतरा दिखाई दे रहा है, ताइब को बसीज की कमान देना एक बड़ा राजनीतिक और सुरक्षा संदेश माना जा सकता है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। 6 बड़े सैन्य पदों पर नियुक्तियां होने के बावजूद ईरान की सुरक्षा व्यवस्था में अभी भी कई अहम जगहें खाली हैं। रेवोल्यूशनरी गार्ड्स की 2 प्रमुख खुफिया संस्थाओं के स्थायी प्रमुख का सार्वजनिक तौर पर ऐलान नहीं हुआ है। मजीद खादमी, जो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स की खुफिया संस्था और उसकी खुफिया सुरक्षा संस्था दोनों से जुड़े अहम पद पर थे, 6 अप्रैल को तेहरान में हुए एक हमले में मारे गए थे। इन दोनों संस्थाओं की जिम्मेदारियां भी अलग हैं। खुफिया संस्था राजनीतिक और सुरक्षा कार्रवाइयों तथा घरेलू दमन पर ज़्यादा ध्यान देती है, जबकि खुफिया सुरक्षा संस्था का काम रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के अंदर दुश्मन की घुसपैठ रोकना, वफादारी की निगरानी करना और जासूसी से बचाव करना है।
इसके अलावा पुलिस की खुफिया संस्था के प्रमुख गुलाम रेजा रजाईयान की जगह भी अब तक स्थायी नियुक्ति सार्वजनिक नहीं की गई है। सशस्त्र सेनाओं के जनरल स्टाफ में भी 2 संवेदनशील पद लंबे वक्त से खाली हैं। खुफिया मामलों के उप प्रमुख गुलाम रेजा मेहरानी और संचालन मामलों के उप प्रमुख महदी रब्बानी 2025 की जंग में इजरायली हमलों में मारे गए थे। यानी एक तरफ ईरान तेजी से अपनी सैन्य कमान को दोबारा व्यवस्थित कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ खुफिया और सुरक्षा व्यवस्था के कई बेहद संवेदनशील हिस्सों में अभी भी खालीपन मौजूद है। और यही बात इस पूरे घटनाक्रम को और ज़्यादा अहम बना देती है, क्योंकि ईरान इस वक्त सिर्फ जंग के नुकसान से नहीं जूझ रहा है, बल्कि उसे अपने सुरक्षा तंत्र को भी दोबारा खड़ा करना पड़ रहा है। इसी बीच सरकार के स्तर पर भी 2 बड़े पद खाली हैं। रक्षा मंत्रालय अभी कार्यवाहक मंत्री मजीद इब्न अल रेजा के पास है। उन्हें राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने उस वक्त जिम्मेदारी दी थी जब रक्षा मंत्री नासिर ज़ादा 28 फरवरी के हमले में मारे गए थे। दूसरी तरफ खुफिया मंत्रालय में भी स्थायी मंत्री नहीं है। इस्माइल खतीब की मार्च में मौत के बाद एक कार्यवाहक मंत्री नियुक्त किए जाने की बात कही गई थी, लेकिन उसका नाम सार्वजनिक नहीं किया गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक पेजेश्कियान की कोशिशों को स्थायी खुफिया मंत्री नियुक्त करने में रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के नेतृत्व और अहमद वाहिदी की तरफ से विरोध का सामना करना पड़ा है। यहाँ ईरान के संविधान का एक अहम पहलू भी सामने आ रहा है। रक्षा और खुफिया जैसे मंत्रिमंडलीय पद सिर्फ सैन्य आदेश के जरिए नहीं भरे जा सकते। इन मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और फिर संसद में विश्वास मत लेना होता है। यानी ईरान में इस वक्त सैन्य कमान और सियासी हुकूमत के बीच भी ताकत का एक बेहद अहम संतुलन चल रहा है। और इसी बीच एक और बेहद बड़ा नाम ईरान की राष्ट्रीय सुरक्षा के केंद्र में वापस आ गया है। वे नाम है मोहसन रजाई का। मोहसन रजाई को 9 अगस्त को 2026 को सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का सचिव नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही मुश्तबा खामनी ने उन्हें इसी परिषद में अपना प्रतिनिधि भी नियुक्त किया है। यानी एक ही वक्त में रजाई को ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े फैसले लेने वाले सबसे अहम संस्थानों में से एक में दोहरी ताकत मिल गई है। 71 साल के मोहसिन रजाई ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के पुराने कमांडर रहे हैं। वे 1981 से 1997 तक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के प्रमुख रहे हैं। यानी ईरान और इराक के बोही जंग के लगभग पूरे दौर में उन्होंने गार्ड्स की कमान संभाली है। बाद में उन्होंने सैन्य कमान छोड़कर एक अहम सलाहकारी परिषद में भूमिका निभाई और राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की सरकार में आर्थिक मामलों के उपराष्ट्रपति भी रहे। लेकिन रजाई का राजनीतिक सफर भी काफी दिलचस्प रहा है। उन्होंने 2005 में राष्ट्रपति चुनाव लड़ने की कोशिश की, फिर 2009, 2013 और 2021 में भी चुनाव लड़ा, लेकिन कभी राष्ट्रपति नहीं बन सके। उनकी बार बार चुनाव लड़ने की वजह से ईरानी सामाजिक माध्यमों पर उनके नाम को लेकर मजाक भी किया जाता रहा। लेकिन अब यही शख्स फिर से ईरान की राष्ट्रीय सुरक्षा के सबसे अहम पदों में से एक पर काबिज हो गया है। रजाई के करियर का सबसे विवादित अध्याय 1986 का करबला वॉर 4 अभियान है। ये उस वक्त वे रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर थे। ईरानी सैन्य बलों ने इराकी फौज के खिलाफ ये बड़ा अभियान शुरू किया था, लेकिन बाद में ऐसी रिपोर्ट्स सामने आई कि इराकी फौज को इस हमले की पहले से जानकारी मिल गई थी। इस अभियान में कितने लोग मारे गए इसे लेकर आंकड़े आज भी पूरे साफ नहीं हैं। एक युद्धकालीन विवरण के मुताबिक करीब 1000 लोग इसमें मारे गए थे, 3900 के आसपास लोग लापता हो गए और लगभग 11000 लोग इसमें घायल हुए। सालों बाद इस अभियान को लेकर फिर विवाद उस वक्त बढ़ा जब रजाई ने 2018 में कहा कि करबला 4 का मकसद इराक में गुमराह करना था, ताकि उसके बाद बड़ा करबला 5 अभियान किया जा सके। इस बयान पर ईरान के कई पूर्व सैनिकों और पूर्व अधिकारियों ने सवाल उठाए। उनका कहना था कि करबला 4 एक असली बड़े सैन्य अभियान के तौर पर शुरू किया गया था, न कि सिर्फ गुमराह करने की रणनीति के तौर पर। रजाई ने बाद में अपने बयान को स्पष्ट करते हुए कहा कि अभियान शुरुआत में मुख्य हमला था, लेकिन बाद में पीछे हटने के फैसले के बाद उसे गुमराह करने की रणनीति में बदल दिया गया। रजाई का नाम एक और बेहद गंभीर अंतर्राष्ट्रीय मामले से भी जुड़ा हुआ है। अर्जेंटीना ने उन्हें 1994 में ब्यूनस आयर्स के AMIA यहूदी समुदाय केंद्र पर हुए बम हमले के मामले में वांछित ठहराया है। उस हमले में 85 लोगों की मौत हो गई थी और सैकड़ों लोग घायल हो गए थे। इंटरपोल की कार्यकारी समिति ने 2007 में अर्जेंटीना की मांग पर रजाई और 5 अन्य संदिग्धों के खिलाफ रेड नोटिस मंजूरी दी थी। अर्जेंटीना के अधिकारियों का आरोप रहा है कि रजाई उस बैठक में शामिल थे जिनमें हमले का फैसला किया गया था। रजाई और ईरान ने इस बड़ा जिम्मेदारी से इनकार किया है।
इसके बावजूद आज वही मोहसिन रज़ाई ईरान की राष्ट्रीय सुरक्षा नीति के केंद्र में वापस आ गए हैं, और उनका ये लौटना ऐसे वक्त में हुआ है जब अमेरिका और ईरान के बीच सबसे बड़ा विवाद स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को लेकर चल रहा है। सवाल ये है कि क्या अमेरिका ने ईरान के प्रतिरोध करने की क्षमता को कम आंका है? विदेश नीति के एक्सपर्ट पॉल सैंडर्स का कहना है कि वाशिंगटन ने शायद ये समझने में गलती की कि सैन्य ताकत के इस्तेमाल से ईरान की हुकूमत जल्दी कमज़ोर हो जाएगी और तेहरान अमेरिका की शर्तों के करीब कोई समझौता स्वीकार कर लेगा। उनके मुताबिक ईरानी नेतृत्व को निशाना बनाने से सिर्फ सैन्य अभियान नहीं बढ़ा, बल्कि ईरानी हुकूमत के अस्तित्व को सीधे खतरे का एहसास हुआ, और जब किसी हुकूमत को लगे कि उसका अस्तित्व खतरे में है तो उसके लिए समझौता करना और मुश्किल हो जाता है। जून में अमेरिका और ईरान के बीच 14 सूत्री समझ का एक प्रारूप भी तैयार हुआ था। इसका मकसद लड़ाई ख़त्म करना, स्ट्रेट ऑफ हार्मोज से व्यापारिक आवाजाही बहाल करना, अमेरिकी समुद्री नाकेबंदी हटाना और 60 दिनों के अंदर अंतिम समझौते की तरफ बढ़ना था। लेकिन जुलाई में ईरान ने इस समझ के तहत अपनी जिम्मेदारियों को रोक दिया और अमेरिका पर अपनी जिम्मेदारियां पूरी न करने का आरोप लगाया।